देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 1 बज चुके हैं और शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट की। बीजेपी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगाज हो गया। इसका शुभारंभ लखनऊ के सांसद तथा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ इसमें शिरकत करने के लिए शनिवार रात लखनऊ पहुंच गए थे। समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी, पंचायत चुनाव और मिशन 2022 आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में कार्य समिति की पहली बैठक है। इससे पहले मई 2017 में बैठक हुई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के सभी क्षेत्रों से करीब 600 नेता पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए जमीन से शुरुआत की और आज भाजपा इंटरनेशनल लेवल पर छा गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता रहे स्वतंत्र देव सिंह आज भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने लगातार मेहनत की और पार्टी ने उनको प्रदेश का शीर्ष पद दिया। ऐसा सिर्फ भाजपा में ही संभव है। यहां पर सतत मेहनत करने वाले को लगातार इनाम मिलता है। जाति पंथ की राजनीति नहीं करते, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। विश्वास का संकट कभी नहीं पैदा होना चाहिए। हमारा एक राजनीतिक दर्शन है। हर राजनीतिक विचारधारा वाले दल का विभाजन कभी न कभी हुआ है, मगर भाजपा का आज तक कभी विभाजन नहीं हुआ। एक समय हम सब नारा लगाते थे, चप्पा चप्पा भाजपा, और आज यह नारा चरितार्थ हो गया है। यह पार्टी एक संगठन है। यहां देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं हो सकता। यहां पद भले ही ना हासिल हो लेकिन प्रतिष्ठा जरूर हासिल होगी। लोग कहते हैं कि कुछ डिस्टेंस बनाकर रखिए, लेकिन सुखद अनुभूति डिस्टेंस बनाकर नहीं, गले लगाकर होती है। कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर सुखद अनुभूति हो रही है। गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, तो यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार और संगठन के तालमेल से पार्टी के चुनावी लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। पंचायत चुनाव की आहट और बामुश्किल साल भर के फासले पर खड़े विधानसभा चुनाव में कामयाबी के सूत्र तलाशने के मकसद से आयोजित की जा रही है। इस बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा भी होगी। मान कर चलना अपने राजनीतिक जीवन में कि व्यक्ति का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, पोस्ट के कारण नहीं, डीड्स के कारण बड़ा होता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बेचैनी होती है। इतने लंबे समय से मैं इस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूं। जो ओहदा, जो स्थान हमको हासिल होना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया। साहब, मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है? विश्वास रखना मित्रों, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर किसी भी सूरत में नहीं होगी। श्रम करते जाओ। जो श्रम करेगा उसको प्रतिष्ठा हासिल होगी। पद भले ही ना हासिल हो, प्रतिष्ठा हासिल होकर रहेगी। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से परिश्रम करने वाला है, आप देखते होंगे कि भले ही उसका कद कोई बड़ा ना हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, जब देखते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से नाम लेकर बुलाते हैं उसको, कभी उसके कंधे पर हाथ फेरते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। लोगों के सामने जो सम्मान उसको हासिल होता है, मैं समझता हूं कि पद पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ता को वह सम्मान हासिल नहीं हो सकता जो कि उस कार्यकर्ता को हासिल हो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न राजनीतिक पार्टी है। अन्य राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। अब 1, 2, 4 का कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई दे जाए, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मूल्यांकन किया जाए, यह मैं समझता हूं कि भाजपा के साथ इंसाफ नहीं होगा, भाजपा के साथ यह जस्टिस नहीं होगी। कल्पना करिए कि आज
हम लोग देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। मुझे तो लगता है कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई बन गई है आज तो भारतीय जनता पार्टी बन गई। सत्ता हासिल करने के बाद आपने क्या किया है उसकी समीक्षा करिए, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत राजनीतिक संगठन है और इसकी कुछ विशिष्टता भी है, वैशिष्ट भी भारतीय जनता पार्टी का। स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो, अथवा किसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हो। एक भी पार्टी नहीं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कह सकता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई खंड हो गए, लेकिन आज सीना ठोककर आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, सचमुच दार्शनिक अवधारणा लेकर अपने कदम को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है। सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन लंबी यात्रा के बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। तो बीजेपी द्वारा लगातार तमाम बड़े फैसले लिए गए। आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सुना, उन्हें साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि बीजेपी पार्टी का कभी भी विभाजन जो है वो नहीं हुआ है और लगातार अब हम आने वाले वक्त में कार्यकर्ताओं पर ध्यान देंगे, कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, क्योंकि एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बखूबी तरीके से पार्टी को मजबूत करता है और जन जन तक जो तमाम योजनाएं बीजेपी पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा लाई जा रही हैं वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। डिबेट को ओपन करते हैं। आज हमारे साथ सैफ खान जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सैफ खान जी। हमारे साथ जगदीश सिंह जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जगदीश सिंह जी। और इसी के साथ ही साथ हरीश श्रीवास्तव जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हरीश जी मेरा आपसे है कि बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी पार्टी द्वारा लगातार ही तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं जो कि चकित करते हैं, हैरान करते हैं, लेकिन अब जो ये बड़ा फैसला लिया गया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट देगी जो लगातार कार्य करते आए हैं, न कि उन पदाधिकारियों को जो लगातार पहले से ही विधायक पद पर हैं या फिर सांसद से जुड़े हुए हैं या फिर उनके परिवार वालों को टिकट दिया जाएगा। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित नेतृत्व कार्यकर्ताओं को जो उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उनको स्थान देती है, दायित्व देती है और जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, न कि परिवार और ऐसे लोगों को कि जिनको अवसर मिला हुआ है और उन्हीं के परिवार के लोगों को अवसर देने की बात नहीं करती, बल्कि सामान्य कार्यकर्ताओं को जिनको अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हो सके, वो सामाजिक जो क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म कर सकें, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इस निर्णय का बहुत अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है जगदीश जी, जो बीजेपी द्वारा यह फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं परिवारवाद, चाचा भतीजावाद और वंशवाद पर एक तीखी चोट जो है वो देखने को मिल रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक संगठन का सवाल है, हर पार्टी में कुछ संगठन में अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का संगठन अच्छा है, दूसरी पार्टियों से कोई संदेह नहीं, कहने में मुझे कोई परहेज भी नहीं। लेकिन कुछ कमियां जो है, दूसरा जो सांप्रदायिक भावना को लेकर के वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, वो नहीं रह गया। और दूसरी बात और है, जो भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी के सामने थी,
एक सामूहिक नेतृत्व काम करता था कि आज भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की स्थिति है। आज वही स्थिति है जो मोदी जी कहें, जो अमित शाह जी कहें, यही कहें यही सही, बाकी सब गलत है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती है, बहुत सी कमियां होती हैं, और एक दूसरे की कमियों को या अच्छाइयों को देख कर दूसरी पार्टियों को सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, उसी के साथ चलना चाहिए। जहाँ तक आप भाई भतीजावाद की बात कर रहे थे, भाई भतीजावाद की बात नहीं, राजनीति की विरासत होती है। IAS के लड़के ज्यादा IAS होते हैं, व्यापारी होते हैं, वकील होते हैं, जो जिस पेशे में होते हैं विरासत तौर पर ज्यादातर आप देखा गया है कि हमारे हिंदुस्तान में उस विरासत को संभालने के लिए आते हैं। जब कोई राजनीतिक परिवार को राजनीति में आएंगे, इसमें बुराई क्या है? एक राजनीतिक विरासत भी होती है। कौन कह सकता? क्या राजनाथ सिंह के आज आपके सामने पंकज नहीं है क्या? जी बिल्कुल। आपके लखनऊ में टंडन जी उनके बेटे नहीं है क्या? इस तरह से ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन जगदीश जी, उसे खत्म तो किया जा रहा है, उसे खत्म तो किया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने अभी फैसला तो ले ही लिया आखिरकार कि अब हम अपने पदाधिकारियों को टिकट नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। आखिर ये फैसला समाजवादी पार्टी भी तो ले सकती थी। ये फैसला जो उनका किया गया है ठीक है, अच्छी बात है। जो ऑलरेडी MP MLA है, जो जनप्रतिनिधि उनके बच्चों में लिया जाएगा, ये अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ दूसरी पार्टियों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और निश्चित रूप से लोग करेंगे। अभी से आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि परिवारवाद है, और समाजवादी पार्टी में परिवारवाद मानिए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते ही बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश नहीं, दूसरे प्रदेशों में उनका अच्छे शासन से, अच्छे नेता के रूप में सर्विस हो रही है। आपको कोई मुकाबला नहीं है योगी जी से उनकी सभी का। आज आम जनता लोग विकास के काम बना लिए, विवाह के नाम में लिए, और एक से एक अपराधियों को निकालने का काम किया, चाहे DP यादव हो, चाहे अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद, सबसे किनारा कर हटाने का काम पार्टी किया है। वो माननीय अखिलेश यादव ने काम किया है। तो अच्छे लोग अच्छी तरह काम करते हैं, विकास का भी कोई जवाब नहीं है। ये लोग खाली गाल बजाने का काम नहीं करता। जो भी लोग गाल बजाते हैं, विकास काम को नहीं करते हैं, और जो तरह भाषा पूछते हैं, क्या संसदीय भाषा है जो धमकाने की भाषा, चाहे जनता को हो चाहे किसी को हो, ऐसा एक वो आपराधिक भाषा है। चलिए ठीक है जगदीश जी, ठीक है, मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। ठीक है। और मेरा नाम जगदेव सिंह यादव, पूर्व मंत्री हूँ प्रदेश समाजवादी पार्टी। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा जगदेव जी, ठीक है। सैफ खान जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि लगभग 3 दशक बीत चुके हैं, ना तो कांग्रेस 3 में है ना तो 13 में है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस की, वो बेहद दयनीय है। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की रणनीति पर चलना चाहिए, या फिर कांग्रेस को बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए? नहीं, सबसे पहले सचिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखेंगे? सिर्फ जुमलेबाजी करना? तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज प्रेजेंट GDP ग्रोथ देख लीजिए, क्या सीखेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 40% चला गया, ये सीखने वाली बात है कोई? इनको सिखाना चाहिए। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जुमलेबाजी करके ही सामने आती है। अभी परिवारवाद पे बात कर रहे थे, कौन? राजनाथ सिंह जी। अभी एग्जांपल दिया पंकज सिंह जी का, जो नोएडा से विधायक है, और कई गुने ज्यादा, एक लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके जो है परिवारवाद में अगर आप बात करते हैं तो उनके फैमिली मेंबर जो है खुद जो है इसी में है, पॉलिटिक्स में है। अब परिवारवाद छोड़ के अगर आप मेन मुद्दों की बात करते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट स्थिति क्या चल रही है, या अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम 31 सालों से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि 31 साल हो चुके हैं तकरीबन जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में नहीं। मगर अगर आप केंद्र की बात करते हैं, 10 साल पहले हमारी सरकार के साथ 10.8% 3 मरतबा GDP छू चुकी थी। 3.6% जो है बेरोजगारी का आंकड़ा था। अफसोस है हमें। चलिए, आपकी आवाज जो है वो यहाँ पर कट चुकी है सैफ खान जी। सीधे रुक करते हैं हरीश जी आपके पास। हरीश जी, देखिए, बीजेपी लगातार तमाम फैसले लेती है, और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि तमाम फैसलों से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चकित रहता है, हैरान रहता है। लेकिन ऐसे में सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि कांग्रेस साफ तौर पर यहाँ पर यह कह रही है, अभी आपने सुना होगा कि सैफ खान जी ने यह जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो नौटंकी है वो बीजेपी कर रही है, उनसे सीखने के लिए नहीं, उनको सिखाने की जरूरत है। सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि जो पंचायत चुनाव में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, क्या यह फैसला विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पार्टी हमेशा बहुत ही कड़ाई से जो
नीति और अनुशासन स्टेब्लिश करती है उसका पालन करती है। और जहां तक सैफ खान जी उठा रहे थे सवाल और जगदेव जी माननीय राजनाथ जी के बेटे पंकज सिंह जी का, पंकज सिंह जी ने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन में काम किया। वो ऐसा नहीं कि उनके बेटे थे इसीलिए वो विधायक बन गए, लगातार वो पार्टी संगठन में काम करते रहे और एक कार्यकर्ता के नाते उनको टिकट मिला था। तो जो भारतीय जनता पार्टी के की कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, वो आम आदमी का सशक्तिकरण है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन को अपना ध्येय पथ मान करके काम करती है, उस पर चलती है। ठीक है। और उसी के अनुरूप निर्णय लेती है। यही कारण है कि पार्टी के विभिन्न शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग बहुत सामान्य पारिवारिक बैकग्राउंड से निकले हुए लोग हैं और उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में अपनी ये ऊंचाई हासिल की है। नहीं ठीक है हरीश जी, पूरे आप जो देश कह रहे हैं, में आप जो इस कह रहे हैं, बात को कहने का देख उसमें सकते सच्चाई हैं, इसका देखी परीक्षण जाती कर है सकते हैं। कि आखिर किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आपको ये आशंका हो गई थी, क्या आपको ये मालूम पड़ गया कि पंचायत चुनाव में अगर हम कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, इसलिए ये मौका दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को? नहीं देखिए, जो सैद्धांतिक बात है वो ये है कि जो कार्यकर्ता निरंतर पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं उनमें सबको अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। किसी न किसी रूप में कोई संगठन में पद पे है तो कोई जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। विभिन्न जो क्षेत्र हैं वो कोई कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहा है, कोई पंचायत सेक्टर में काम कर रहा है। तो जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए और उनको ये अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वो सामाजिक जीवन में काम करके, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करके उस वैशिष्ट को जो भारतीय जनता पार्टी का है वो उसको क्रियान्वित कर सकें। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनती है कि जो किसी पारिवारिक बैकग्राउंड से नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आप उन्हीं को टिकट देंगे जो कहीं कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे, उन्हीं को आप टिकट देंगे। ठीक है सैफ खान जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, मैं सबसे पहले बता दूं, आज ये जो कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिर जुमलेबाजी कर रही है, ये इसलिए कर रही है कि केंद्र का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स बढ़ाने का, मेट्रो के फेयर बढ़ाने का, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाने का, गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल और डीजल से लेके एटीएम की ट्रांजैक्शन से लेके यहाँ तक कि टीवी के जो आप देखने के ट्रैफिक प्लान्स हैं वो तक के ऊपर जो है रेट बढ़ाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार आते ही जो है वो आपने महिला सुरक्षा में देखा ना, जहां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है 24% जो है महिला सुरक्षा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, 27% उनकी दलित महिलाओं के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उत्तर प्रदेश में 11 से 12 रेप एक दिन पे है। साइबर क्राइम का ये हाल है कि 26% बढ़ गया है। बड़े और बुजुर्गों के ऊपर 12% बढ़ गया है। हालात 55 बच्चे जो है एक दिन में किडनैप होते हैं, 5 बच्चे जो है एक दिन में जो है किडनैप होते हैं, सॉरी, और 55 बच्चों के खिलाफ जो है केसेस जो है एक दिन में रजिस्टर होते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के हालात हैं। फिर इस सरकार ने आते ही जो बिजली के दर जो है सबसे पहले 4.5 रुपए से 6.5 रुपए और 7 रुपए लगातार जो है बढ़ता हुआ हमने बढ़ता हुआ जो है बिजली का देखा, यानी बेसिक जो इम्यूनिटीज हैं, चाहे वो चुंगियों की आप देखें। ठीक है, ठीक है। देखिए सैफ खान जी देखिए, सैफ खान जी देखिए, आप वही राग अलाप रही हैं जो लगातार कई दिनों से आप उन्हीं बातों पर टिके हुए हैं कि किस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं और तमाम जो परेशानियां वो उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से लगभग 3 दशक बीत चुके हैं, कांग्रेस के हालात इतने खस्ता हैं कि वो वापस से क्या उत्तर प्रदेश में काबिज हो पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके लिए अब आने वाले वक्त में क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव बहुत नजदीक है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हम यहाँ तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष का इस वक्त काम कर रहे हैं। आपको हाथरस की अगर घटनाओं की बात करें, हम अगर महिला सुरक्षा की बात करें, हम अगर बेरोजगारी की बात करें जो आज 11.4% जो है यानी 23.5% उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है इस वक्त वो बढ़ चुका है। ये भी मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह
सिर्फ जो है हवाईबाजी में बात करने में जो है यकीन नहीं रखता। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं जो अच्छा ठीक है सैफ खान जी एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप सैफ खान जी। इस बार पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी किन कार्यकर्ताओं को या फिर पदाधिकारियों के परिवार को टिकट देगी, किसको देगी टिकट? साहब हम उनको टिकट देंगे जो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, और हम ये उम्मीद रखते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार जो है कि हमें एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि हमने जो है एक ग्राउंड स्तर के ऊपर पहुंच के जो है ग्राउंड स्तर से लेके, और चाहे वो विधानसभा हो या चाहे वो लोकसभा हो, हर जगह के ऊपर जो है इस सरकार के सच्चाई दिखाने का काम किया। जैसे मैंने अभी आपके सामने आंकड़ों का एग्जाम्पल रखा, वैसे ही जो है आप अगर 2017 के इनके बजट को देखें, 50 करोड़ रुपए फ्री वाईफाई के लिए निकाले हैं, 3,975 करोड़ रुपए गड्ढों के लिए निकाले। जगदेव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जगदेव जी, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो जेपी और लोहिया के जो उनकी आइडियोलॉजी थी उस पर काम करती थी, तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मान देती थी, लेकिन अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति अपनाई जा रही है वो सिर्फ ऐसी है कि तमाम पदाधिकारियों को चुनना है, उनके परिवार वालों को चुनना है और आगे बढ़ाना है। आखिर ऐसा क्यों? पार्टी है, नेताजी ने संघर्ष किया, जमीन से उठ करके यहाँ लाने काम किया है, और संघर्ष हमारा नारा है। समाज संघर्ष के वही शांत डाला, और आज वाले पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर यादव जिले जिले में लगातार कार्यकर्ताओं शिविर चला रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को भी टिकट देने का काम किया जाएगा। यहाँ भाई फैजाबाद करता ही नहीं है, ये झूठे संगत आरोप है, और ये इनकी बात करते हो। आज बीजेपी के लोग उनके कार्यकर्ताओं की बात करिए तो लोग उसके नाराज हैं। आप तो कहते हो रंगा बिल्ला की सरकार है, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं हो रही है। वहां कार्यकर्ता ने मेरी बात करिए, सारे नाराज बैठे हुए हैं, और ये परिवार क्या है जिनके परिवार हैं, मोदी जो क्या जिनके परिवार मेरे कहने के एक मतलब है कि समाज कार्यकर्ता भी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पहचान होती है, संघर्ष जो लोग करते हैं वही टिकट पाते हैं, वही आपके पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, और आगे लोगों को बारी सीता और तरजीह देने का काम किया जाएगा। सारे कार्यकर्ताओं के में हमारी है, और चलिए ठीक है अगर ठीक है तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम उन्हीं कार्यकर्ताओं को या फिर उन्हीं को टिकट देंगे जिनके पास विनिंग फैक्टर जो है वो देखा जाएगा। ठीक है हरीश जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर ये है कि कहीं ना कहीं टिकट उन्हें ही दिया जाता है जिसमें एक विनिंग फैक्टर देखने को मिलता है। क्या बीजेपी पार्टी ये मान चुकी है कि वो विनिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए जो कार्यकर्ता पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों के ध्वजवाहक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो कार्यक्रम हैं, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, उनके सफल क्रियान्वयन को लेकर के जन जन तक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, और स्थानीय प्रशासन और लोगों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। कहीं किसी लोगों की दिक्कतें तकलीफें हैं उनका समाधान कराने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग की ही स्वीकार्यता बनती है, और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के अपने कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको यह अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदेव सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो लगातार फैसले लेती है, अपने फैसलों से कहीं ना कहीं आम जनता को और इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों को भी चौंका देती है। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले पंचायत चुनाव में आखिर किसको टिकट मिलता है और कौन विजयी होता है।